हो जाते हैं। ग्रुप बी का मैं जिक्र करूंगी, 2019 की भर्तियां थी। रिजल्ट 5 साल बाद आया तो विवादों का पूरा पिटारा लेकर आया है। आरोप ये लग रहे हैं कि 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले तो सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन जिनके 40-40 नंबर हैं उन्हें नौकरी नहीं मिली है। अभी क्या कंट्रोवर्सी है ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। ढुल साहब, ये क्या हो रहा है? मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगी अंधेर नगरी चौपट राजा, लेकिन ये नतीजे क्या कह रहे हैं? जनत, ये जो भर्ती निकली थी, ग्रुप डी की भर्ती थी, 2018 के अंतर्गत 2018 में एडवर्टाइज हुई थी, जिसका रिजल्ट आया था जनवरी 2019 में। ठीक है, तो इसमें एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन का एक कोटा था, जो पहले आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होता था, ओएसपी, जिसे अब ईएसपी कहा जाता है वर्तमान सरकार के द्वारा। तो उस कोटे की कंट्रोवर्सी जब से ये कोटा इन्होंने बनाया है तब से चल रही है। ठीक है ना? तो इन्होंने ये पहले पुरानी पॉलिसी जो होती थी हमारे हरियाणा के अंदर 1993 में स्पोर्ट्स पर्सन की एक पॉलिसी बनी थी, ओएसपी, उसके तहत ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स मिलते थे और उन ग्रेडेशन सर्टिफिकेट्स के बेस पे ये कोटा अवेल किया जाता था, जिसको जो है बाद में ईएसपी का बदल दिया गया 2018 में, मई 2018 के अंदर जो है इसको बदल दिया गया। और मई 2018 के अंदर आप समझिए कि इन्होंने एक नया कोटा बनाया, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, जिसमें इन्होंने कोटे के अंदर क्राइटेरिया भी बदल दिया और स्पोर्ट्स के सिस्टम को भी ऊपर नीचे कर दिया और उसको कैटेगरी वाइज कर दिया कि कौन कैंडिडेट किस लेवल तक खेला है उसको ग्रुप डी की नौकरी मिलेगी, कौन कैंडिडेट किस लेवल तक खेला है उसको सी की मिलेगी, और ग्रुप बी और ग्रुप ए में कौन ये कोटा अवेल कर सकता है। तो ये डिस्टिंक्शन इन्होंने बनाने का काम किया है। ठीक है, ये इन्होंने इस डिस्टिंक्शन के बेसिस पे, इससे पहले जो कोटा सिस्टम चलता था वो चलता था ए बी सी डी प्रायोरिटी के द्वारा, यानी कि कौन जो सबसे ऊपर वाला स्पोर्ट्स पर्सन है उसको पहली प्रायोरिटी मिलती थी नौकरी पे, नीचे वाले को दोबारा, तीसरे को। पहले तो इन्होंने उस प्रायोरिटी सिस्टम को खत्म किया और उसके बाद में इन्होंने ए बी सी डी को नौकरियों के अंदर एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन को बांट दिया। अब तो खैर इन्होंने 2022 के अंदर तो इस कोटा को ही उड़ा दिया। अब तो इनके पास में मतलब बेसिकली हरियाणा सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन को पैदा करने वाला जो है, लेकर के आने वाला जो प्रदेश है, उस प्रदेश के अंदर बड़ा अनफॉर्चुनेट सिस्टम है कि सरकार ने इस कोटा को खत्म किया, जिस कोटे के तहत बच्चे जो है खेलते भी थे, नौकरियां भी प्राप्त करते थे। अब केवल 4 डिपार्टमेंटों के अंदर नौकरियां ले सकते हैं ये लोग, इसके अलावा कहीं भी नौकरी नहीं ले सकते। इससे पहले ये सभी नौकरियों के अंदर एलिजिबल होते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसके अंदर सिस्टम क्या हुआ कि इन्होंने पॉलिसी तो नहीं बना दी, लेकिन लोगों को इस पॉलिसी के बारे में बताया नहीं, क्योंकि लोगों को इस पॉलिसी की जानकारी नहीं थी। तो उस कारण से क्या हुआ, बच्चों ने जब एग्जाम के अंदर फॉर्म भरे अगस्त 2018 में, क्योंकि मई 2018 में पॉलिसी आई थी और अगस्त के अंदर इन्होंने फॉर्म निकाल दिए। तो जब ये फॉर्म भरे तो बच्चों ने पुराने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट लगा करके फॉर्म भर दिए और नए ग्रेडेशन उनके पास में थे नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स ने बनाए नहीं थे। कुछ लोगों के बनाए थे, जिनको पता था उन्होंने बनवा लिए, जिनको नहीं पता था उनको नहीं बनवाया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने की नहीं, बच्चों को नौकरियां मिल गई उस समय पर 2019 जनवरी के अंदर ही, जिसको हाईकोर्ट में बाद में चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि क्योंकि बिना ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के इन सबकी नौकरी को हाईकोर्ट ने क्वाश कर दिया, खत्म। अब समस्या वहां से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में डिवीजन बेंच के अंदर एक मामला गया जिसमें अपील दायर हुई। तो डिवीजन बेंच ने कह दिया, अरे सरकार ने बताया तो थी नहीं कि भी पॉलिसी ये है, तो इनको वन टाइम सबको कंसेशन दो, इनको एक बार अपने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवाने का मौका दिया जाए। जो लोग ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो उनको एलिजिबल माना जाए इस भर्ती के अंदर। ये ऑर्डर डिवीजन बेंच का है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जिस ऑर्डर को मान्य किया गया। अब क्या होता है, चीफ सेक्रेटरी ने इंस्ट्रक्शंस निकाली। उस इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने, चीफ सेक्रेटरी ने जो है टाइम फिक्स किया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कि आप चाहें तो अपने सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए, और जो व्यक्ति सर्टिफिकेट बनवाते हैं उन्हें वैलिड माना जाएगा। भर्ती के अंदर पोस्टें भरी नहीं, बच्चे सर्टिफिकेट बनवाते रहे। कईयों ने तो 2-2 साल तक अप्लाई कर रखा था, सर्टिफिकेट्स उनके बनाए नहीं गए। किसी का पिक एंड चूज है, किसी का किसी फेडरेशन का सर्टिफिकेट है, किसी का है। तो उसके कारण से इन्होंने कुछ फेडरेशंस को, तो क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर भी राजनीति होती है, तो ये सारा सिस्टम जो है ना फेडरेशन के हिसाब से चलता है। जिस फेडरेशन की ज्यादा चल रही है उस फेडरेशन के सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जिसकी नहीं चल रही उसके नहीं बना रहे। तो इट वाज ए प्योर पिक एंड चूज एक्सरसाइज। अब बच्चों को ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मिल गए, ये जो बच्चे हैं। अब वर्तमान में इन्होंने परसों एक रिजल्ट निकाला है उसी ग्रुप डी की भर्ती की वेटिंग लिस्ट, जो कि इन्हीं बच्चों के द्वारा बड़े लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा था, डिमांड की जा रही थी। कभी मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, सभी विधायकों को मिले, सरकारी मंत्रियों को मिले, सबसे मिले। तो उसके बाद में अंततः एक रिजल्ट जारी होता है, जिस रिजल्ट में पता लगता है कि बहुत सारी ग्रेडेशन के तो इन्होंने, बहुत सारी जो एसोसिएशंस हैं उनके तो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वैलिड कर दिए और बहुत सारी एसोसिएशंस हैं उनके ग्रेडेशन सर्टिफिकेट इनवैलिड कर दिए। यानी कि पिक एंड चूज, बावजूद उसके कि उन सब लोगों के पास में ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है बाकायदा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा इशू किया हुआ, बावजूद उसके उनके ग्रेडेशंस को इनवैलिडेट करते हुए एचएसएससी ने उन सबको अमान्य करके बाहर निकाल दिया, जो कि अच्छी मेरिट में थे। और अपनी मनमर्जी की कुछ एसोसिएशंस को चुन करके, खास करके एसोसिएशन छोड़िए, जो स्कूल लेवल के टूर्नामेंट खेलने वाले जो बच्चे थे, जिन्होंने स्कूल लेवल के गेम्स में पार्टिसिपेट किया, उनको तो इन्होंने एलिजिबल मान लिया। और जो लोग नेशनल खेले उन लोगों को इन्होंने इनएलिजिबल मान लिया। तो ये बड़ा कार्यक्रम हुआ है। तो स्कूल लेवल के, मतलब जिसका 1 नंबर भी आ गया लेकिन वो स्कूल लेवल का सर्टिफिकेट होल्डर है, वो तो लग जाएगा ग्रुप डी की नौकरी। और किसी ने 40 नंबर भी लिए हैं लेकिन उसके पास में वो स्कूल लेवल वाला सर्टिफिकेट नहीं है, दूसरे सर्टिफिकेट है, उन सबको बाहर निकाल दिया। 100% कंप्लीट मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड इलीगल एक्सरसाइज। ये फिर इसका रिलेशन खर्ची पर्ची से नहीं होगा क्या? मतलब मैं पूछूं तो, क्योंकि स्टेट में तो ये हाँ, आई डोंट नो, मुझे कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरा बड़ा सीधा सा सबमिशन है, आप मुझे बताइए कि बड़ा सीधा सबमिशन ये है कि जब मुझे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ने ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दे दिया, एचएसएससी कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिस अथॉरिटी के तहत एचएसएससी ने स्कूल के सर्टिफिकेट्स को तो वैलिड मान लिया, और जो नेशनल खेले हैं, अलग-अलग फेडरेशन से खेले हैं, इवन ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो रणजी खेले हैं, रणजी ट्रॉफी तक खेले हैं, जो उन लोगों को ये स्पोर्ट्स पर्सन मानने के लिए तैयार नहीं है। एचएसएससी के सामने प्रोटेस्ट भी हुआ है। आपके पास भी स्टूडेंट्स आए होंगे ऐसे जो कि अब इसका शिकार हो गए हैं, तो मोस्टली की जो है उनकी क्या कंप्लेन है, मतलब क्या वो कह रहे हैं? सभी हाई मेरिट पे हैं, अच्छे नंबर लिए हैं, लेकिन किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया गया। इन्होंने अप्रोच किया एचएसएससी को, कोई आंसर मिला वहां से? नहीं, कोई नो रीजनेबल आंसर इवन टिल टुडे। सीरियसली, आपकी किसी स्टूडेंट से स्पेसिफिक बात हुई हो तो कुछ बताइए। आपके पास शायद 120 प्लस कैंडिडेट्स मेरे पास में हैं इस मामले के अंदर, और मैं इस मामले में माननीय कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर रहा हूं उन कैंडिडेट्स के द्वारा जो कि हाई मेरिट में है, अच्छी स्पोर्ट्स के अंदर जिन्होंने अचीव भी किया, जिनके पास में ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है, उनको इन्होंने इनवैलिडेट करके और मेरिट लिस्ट से बाहर निकालने का काम किया। मुझे जो समझ में आ रहा है ढुल साहब, वो ये कि देखिए, स्टूडेंट अगर कोई रणजी तक पहुंच रहा है और हरियाणा मेडल फैक्ट्री है, वी ऑल नो कि
खेल कूद में हरियाणा बहुत आगे है, हम सबसे ज्यादा देश को मेडल्स देता है वो, ओलंपियाड जो है वो यहीं से बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो रणजी तक पहुंचने वाला स्टूडेंट यूं ही तो नहीं होगा क्या? सच में जो लोग बैठे नौकरियों के पेपर देख रहे थे उन्हें फर्क मालूम नहीं था कि स्कूल और रणजी में डिफरेंस क्या है? मैं बता दूं फर्क क्या है। एक कमेटी है, उस जो कमेटी का निर्धारण करने वाली जो एक महिला डिप्टी डायरेक्टर है वहां पर, उनके साथ खेली हुई लड़की, मतलब जिस कमेटी ने जो है इनको वैलिडेट और इनवैलिडेट करने का काम किया है, उसके साथ खेली हुई लड़की को ग्रुप डी में इनवैलिडेट कर दिया। खुद तो डिप्टी डायरेक्टर बन के बैठी है और ग्रुप डी में उनको चपरासी तक नहीं लगने दे रही है। ये हालात है। मुझे जो समझ में आ रहा है, सेम स्पोर्ट्स, सेम टाइम, सेम स्पोर्ट्स, एक तो डिप्टी डायरेक्टर होकर के और उन्हीं के दस्तावेजों की जांच कर रही है और ये कह रही है कि भी इनवैलिडेट है। आप ये कह रहे हैं कि वो दोनों साथ में, आप ये कह रहे हैं कि वो दोनों साथ में सेम स्पोर्ट्स। अगर आप डिप्टी डायरेक्टर तो चपरासी नहीं बन सकता क्या? जी, एक स्पोर्ट्स में एक व्यक्ति डिप्टी डायरेक्टर बन सकता है, उस स्पोर्ट्स से दूसरा व्यक्ति चपरासी भी नहीं बन सकता है क्या? वो भी डायरेक्टर बन सकता है अगर उनमें वो चपरासी मानने के लिए तैयार नहीं है। They are not even considering them eligible for this group D post. क्या ये पूरी कंट्रोवर्सी घूम फिर के स्पोर्ट्स कोटा पे नहीं पहुंच रही है? मुझे जरा बताइए, ये मुझे कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी समझ में आ रही है। मैंने आपको ब्रीफ कर रहा हूँ फेज वाइज हरियाणा की स्पोर्ट्स फैक्ट्री को, हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, हरियाणा की स्पोर्ट्स की जो एक कल्चर थी उसको समाप्त किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा फेज वाइज लगातार। इससे पहले डीएसपी तक लगते थे लोग। हाँ, आज के दिन में इनको चपरासी बनने लायक भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो क्यों खेलेगा कोई? यदि अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन के पास मोटिवेशन नहीं है तो खेलेगा क्यों? मुझे बताइए आप, क्यों खेलेगा? ईश्वर अच्छी डेजिग्नेशन पर है। गीता बबीता को जो हम देखते हैं उनके पास पुराने राज के अंदर उनको मिल गई, पुराने राज के अंदर उनको सब चीजें मिल गई। इस राज के अंदर लेके दिखाओ ना किसी स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ भी लेकर के दिखाए। इनका बेचारों का जो कोटा होता था ग्रुप सी ग्रुप डी में वो तक खत्म कर दिया वर्तमान सरकार ने। पहले तो जीरो कर दिया था, बिल्कुल ही खत्म कर दिया था इस कोटे को। बाद में उसे रीइंस्टेट करने का काम किया, जो प्रोटेस्ट हुए थे उसको 4 डिपार्टमेंट में छोड़ दिया। अब उनको ये कह दिया स्पोर्ट्स पर्सन को कि आप हरियाणा पुलिस में लग सकते हो। हरियाणा पुलिस की जो है मैक्सिमम एज लिमिट होती है 21-22 साल। अब 22 साल के अंदर बच्चा कौन सी स्पोर्ट्स को अचीव करने का काम करता है, क्या-क्या चीजें करने का काम करता है, जब तक वो स्पोर्ट्स के अंदर एक्सेल करेगा तब तक वो इनवैलिडेट हो जाएगा उस भर्ती के लिए। हाँ, स्पोर्ट्स तो अपना एक टाइम पीरियड मांगती है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर इनको वैलिडेट कर दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मास्टर लगने के लिए एस्टेट क्लियर करना पड़ता है, सीटेट क्लियर करना पड़ता है। यदि इनको एस्टेट और सीटेट के लिए पढ़ना ही है तो ये खेलेंगे थोड़ी ना, सीधा पढ़ाई नहीं कर लेंगे। इनको आपको कंसेशन देनी चाहिए। इनको आप खेलने पे, इनको खेलना, इनको कहिए कि आप खेल करके परफॉर्म करके दिखाइए। आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप पढ़िए, पहले पेपर को क्लियर करिए उसके बाद बात करेंगे। पहले वाली सरकार में ऐसा होता था, वर्तमान सरकार ने इस कल्चर को खत्म कर दिया जिसका इंपैक्ट आपसे 10 साल बाद में आपको दिखेगा। नहीं, बट इट कैन बी बिगेस्ट पॉलिटिकल इशू इवन। ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए मुझे। इट हैज टू बी, इट शुड बी मेड, इट शुड बी मेड। जैसे अग्निवीर बना उसी प्रकार से इसे बनाया जाए कि आपने पहले युवाओं को फौज से पीछे हटाया, अब युवाओं को आप खेल से पीछे हटा रहे हैं फॉर योर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। बट ये तो गवर्नमेंट को डैमेज कर जाएगा। अगर मैं आपकी बात को मानूं तो गवर्नमेंट को डैमेज करेगा ना। हरियाणा की तासीर को सरकार समझ नहीं पाई है, बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि हरियाणा का क्या है, उसकी अपनी लेगेसी है। बीजेपी को तासीर से लेना देना नहीं है, बीजेपी को तासीर से लेना देना नहीं है। भाजपा जो है स्पोर्ट्स पर्सन को किसी निश्चित वर्ग से जोड़ करके देखती है। इसको लगता है कि उस वर्ग को यदि पीछे रखा जाए सिस्टम से तो ज्यादा बेहतर है। बीजेपी को कोई स्पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ना फौज से मतलब, ना स्पोर्ट्स से मतलब है। इसी कारण से अग्निवीर आई, इसी कारण से हरियाणा के अंदर फेज वाइज हर जगह से स्पोर्ट्स कोटे को खत्म किया गया, डिस्क्रिशनरी कोटा से लेकर के नौकरी में रिजर्वेशन तक। लेकिन जब खिलाड़ी मेडल जीते हैं तो मुख्यमंत्री तो चेंज हुए हैं, लेकिन पुराने वाले थे वो तो बहुत फोटो खिंचवाते थे और प्रधानमंत्री भी बहुत मोटिवेट करते हैं, घर पे लंच ब्रेकफास्ट पे बुलाते हैं, लंच पे बुलाते हैं, फिर बहुत सारी फोटोज आती हैं। एब्सोल्युटली, फोटो सेशन के लिए बेस्ट है। तो वो सिर्फ डिप्लोमेसी है क्या? हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का स्पोर्ट्स में उतना ही योगदान है जितना नरेंद्र मोदी का T20 का वर्ल्ड कप जिताने में रहा होगा। अच्छा, आपके पास स्टूडेंट्स आए तो आप लोग कोर्ट मूव कर रहे हैं, ये स्टूडेंट कोर्ट मूव कर रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा अपने आप में बहुत बड़ी डिबेट है, दूसरा ये भर्तियां बहुत बड़ी डिबेट है। ये दो ऐसे इश्यूज हो गए एकदम से, है ना? जी जी। तो कोर्ट जा रहे हैं, कब तक जा रहे हैं? बिल्कुल 2 से 3 दिन में मैक्सिमम। कितने स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं? सैकड़ों में संख्या? 200, 250 के आसपास होंगे। अच्छा, 100 प्लस आपके पास आए, आपने कहा? हाँ 200 प्लस टोटल है। तब भी बड़ा नंबर है, 200 लोगों की फैमिली जब प्रभावित होती है। और ये तो इन्हीं लोगों को ग्रुप डी की नई भर्ती में वैलिड माना गया है, एलिजिबल माना गया। इन्हीं लोगों को ग्रुप डी की पुरानी भर्ती में इनवैलिड माना गया और इनएलिजिबल माना गया। यही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी की 2 अलग-अलग भर्तियों में 2 अलग-अलग क्राइटेरिया लेकर के आ रहा है। एचएससी अब आप बन जाओ, आप चपरासी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2019 वाले में नहीं बन पाऊंगा। एचएससी कैसे काम कर रहा है ढुलसा, मुझे बताइए। हरासमेंट कमीशन है, हरासमेंट। ये कोई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है, हरासमेंट कमीशन है। बच्चों को हरास करने की दुकान है। अब ये तो बड़ा अपने आप में हैरान करने वाला मैटर है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर वाला सिलेक्ट हो जाता है, 40 नंबर वाला सिलेक्ट नहीं होता। एक तरफ वो एलिजिबल है ग्रुप डी की जॉब के, दूसरी तरफ नहीं है। मान के चलें कि क्या हाँ ये मैटर लंबा चलेगा। कोई पॉइंट जो आपका रह गया तो प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। नहीं, मेरे हिसाब से मैंने पॉइंट आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। रेस्ट पॉइंट्स तो जब केस तैयार करेंगे तब निकल करके आएंगे। मैं आपको पिटीशन की कॉपी भेजूंगा, पढ़िएगा, उसे जरूर पढ़िएगा, अपनी बातों को उठाइएगा, बार-बार उठाइएगा कि इस प्रकार से इन्होंने स्पोर्ट्स की कल्चर के हरियाणा में हत्या की। ये बहुत बड़ा इशू है। मतलब ये जो अगर मैं आरोप आपके देख रही हूँ, क्योंकि हरियाणा की तासीर में जितना, देखिए बेशक से मैं हरियाणा से नहीं हूँ, लेकिन जितना हरियाणा को समझते, दिल्ली में रहते हैं, पड़ोस में हरियाणा है। आप वहां से किसान को अलग नहीं कर सकते, वहां से आप स्पोर्ट्समैन को अलग नहीं कर सकते, वहां से आप फौजी नहीं अलग कर सकते। तीनों वर्गों का शिकार बनाया, किसानों को भी बनाया, फौजियों को भी बनाया और खिलाड़ियों को भी बनाया। अब ये तो देखते हैं, जनता तो उन्हें मौका दे रही है बार-बार। लेट्स सी अब क्या होता है इस बार के चुनाव में। लेकिन उम्मीद करते हैं अगर कोई गलती हुई है, अनइंटेंशनली हुआ है,
बिना खर्ची बिना पर्ची वाला मुद्दा नहीं है। ये जो खर्ची पर्ची का हम सुनते हैं जुमला, मैं जुमला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर भर्ती कोर्ट में पहुंच जाती है तो फिर लगता है कि क्या बातें होती हैं और जमीन पर क्या है। तो उम्मीद करते हैं शायद ऐसा ना हो और इसकी सच्चाई सामने आ जाए। और अगर बाय मिस्टेक कुछ ऐसा हुआ है, टेक्निकल एरर होता है, मैनुअल एरर होता है, हम सुनते हैं, तो शायद कुछ ऐसा हो तो वो भी ठीक कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया अरुण साहब।